शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। India's commitment to buy pulses from Mozambique would help meet India's requirement. It will also facilitate long-term investments in commercial farming, generate farm employment, and raise farmers' incomes in this country. केंद्र सरकार को सब्सिडी देनी है और दाल और बाकी फसलों की पैदावार बढ़ानी है तो क्यों ना वो भारत में करें। यहाँ पर भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो आज सब्सिडी के सहायता के धनराशि के मोहताज हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। अफ्रीका की मदद भी आप करें, लेकिन भारत के किसान की अपेक्षा में अगर अफ्रीका के किसान की मदद हम ज़्यादा करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर दाल यहाँ 150-200 रुपये किलो बिक रही है और उसका उपाय ढूंढने के लिए हम अफ्रीका जाएँ तो ये कोई बहुत दूरदर्शी वाला एक विजन सरकार का नहीं है। बाबूलाल गुप्ता साहब, आपका रुख करूं उससे पहले तन्मय जी एक बात, छोटी सी बात जानना चाहता हूं। आपने खुद ने माना कि भारत में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 55 लाख टन दालों की हर साल रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती है जो कि हम आयात करते हैं। ऐसे में अगर अफ्रीकी देशों पर निर्भर रहे तो 2 लाख टन का मकसद क्या पूरा कर पाएंगे? मोदी जी किस बिना पर बोल रहे हैं कि देश की जो मौजूदा मांग है उसका हल निकलेगा? देखिए, इस संदर्भ में मैं बताता हूँ, अभी हमारे खाद्य मंत्री जी ने ये बताया था कि इस साल जो भारत में प्रोडक्शन आएगा वो लगभग 2 मिलियन टन जाएगा, जो कि लगभग 15% इंक्रीज है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। लेकिन उसी के पैरेलल में अगर हम देखते हैं, वही मैं बता रहा हूँ 40 से 45 लाख टन का फिर भी डेफिसिट रहता है। हम अभी तक म्यांमार पे डिपेंडेंट थे, जहाँ से हमने एक फिक्स गारंटेड सप्लाई की बात की थी, जिसका हमें जवाब नहीं मिला। इसको देखते हुए और विदेश नीति को देखते हुए कि भारत की निर्भरता एक के ऊपर न रहे और एक ग्लोबल फेस बने भारत की, हर जगह से भारत अपना काम कर सकता है और अपने लिए अपनी व्यवस्थाएं तैयार कर सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने डिसीजन लिया है और कि मोजाम्बिक में हम दाल उगाएं, वहां की जमीन से उगाएं, हम हमारी फैसिलिटेट करें सारी टेक्नोलॉजी और लेकर के उसको आएं। और हमारा इसका घरेलू बाजार पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मैं 2007 के दौर में ले जाता हूं, माफ कीजिएगा 1993-94 में, तब राजीव गांधी का दौर था, भारत पूरी तरह से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन उसी दौर में जब आयात शुल्क 0 कर दिया गया तो अचानक विदेशी खाद्य तेलों की संख्या इस तरह से भारतीय बाजार पर काबिज हुई कि हमारा खाद्य तेल उत्पादन कम हो गया। मैं इसी बात को जानना चाहता हूं कि क्या ये तस्वीर आज दाल उत्पादन पर लागू नहीं होगी? जो लक्ष्य है वो ये है कि दाल की जो कीमत भारत में आज है उसको आधी, कम से कम आधी नीचे लाई जाए। आयात नीति आपकी जानना चाहता हूं दाल के मामले में। आयात नीति जो ये है, आयात नीति बनी ही इसके लिए, जी आयात नीति बनाई ही इसको मद्देनजर रखते हुए कि जो इंटरनल इकोनॉमी है वो बेनिफिशियल रहे और जो लोड है एक्सेस बाइंग का, जो महंगी रेट पे बाइंग का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक समर्थन मूल्य के ऊपर ही ये दाल खरीदी जाएगी। इसका ये नहीं कि रेट फ्लक्चुएट होएगा, एक स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ये दाल खरीदी जाएगी और ये सर्कुलेट की जाएगी, जिससे कि इंटरनल भारतीय किसान प्रभावित होगा। रामपाल जाट साहब। अश्विनी जी, इस बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने दलहनों के उत्पादन में। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या असर पड़ेगा? भारतीय किसान दाल उत्पादन छोड़ देगा? निश्चित। भारतीय किसान को मारने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं और हमारे मोदी जी अब तो अगली बार वोट लेंगे मोजम्बिक के किसानों से। विदेशी किसान इनको 2019 में वोट देने आएंगे, हिंदुस्तान का किसान उनको रिजेक्ट करेगा। जिस ढंग के स्टेप ले रहे हैं देश के विनाश के लिए, ये मैं सोचता हूं आज दालों में तन्मय जी ने कुछ चीजें गिनाई थी, मैं जानना चाह रहा हूं। तन्मय जी ने शुरुआत में कुछ चीजें गिनाई थी, सोइल हेल्थ कार्ड की बात की गई थी, बात की गई किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, किसानों को मुआवजा मिल जाएगा फसल खराबे पर। क्या ये सब चीजें दाल उत्पादन को बढ़ाने में, इजाफा देने में कामयाब नहीं होंगी? अश्विनी जी, सोइल हेल्थ कार्ड पहले से चल रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। बाकी अनुदान वाली बात पहले से चल रही है। हमने तो एक बात कही है छाती ठोक के, आप अनुदान बंद कीजिए, हमें चाहिए ही नहीं। कौन मांग रहा है आपसे अनुदान?
आप तो केवल जो किसान पैदा करता है उसकी लागत से 1.5 गुना कीमत देना है। और ये हमारे मोदी जी ने पूरे प्रचार में 200 सभा में घोषणा की थी, भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। और उसके लिए फरवरी महीने में 2015 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी जब बन गए, उसके बाद में शपथ पत्र दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी नहीं दे सकते। ये तो कर रहे हैं यहाँ के किसानों के साथ। और अभी आप कह रहे हैं दालों की खरीद होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, दालों की खरीद होती नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। मूंग की, दलहनों की जो खरीद होती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आज तक का रिकॉर्ड देख लो 1% भी नहीं है कुल उत्पादन का हिंदुस्तान में। तो 1% भी आपने खरीद की नहीं, किस मुंह से बात कर रहे हो आप? 2014-15 में किसान रोते रहे उड़द की कीमत के लिए, मूंग की कीमत के लिए। और राजस्थान में जब मूंग की कीमत मिलने लगी किसान को 75 रुपए किलो मिलने लगा तो आपने छापे डालने शुरू कर दिए। तो मूंग की कीमत गिर के आ गई 60 रुपए। आप काम करते हो उल्टा, किसान को मारने का, छोटे व्यापारी को मारने का। आप केवल केवल धन्ना सेठों को जो आपके साथ यात्राओं पर रहते, विदेश यात्राओं पे, उनको पनपाने के लिए बाबूलाल देश को गुप्ता गिरफ्तार साहब, कर रहे हो। कमोबेश यही तस्वीर आपकी नजर में है, या फिर दाल उत्पादन की बात की जाए तो ये इस पर असर पड़ेगा आयात के बाद? देखिए, स्पष्ट है कि वो जैसे ही आप जो हमको बहुत पीछे ले गए थे तेल के बारे में, निश्चित रूप से तेल आज आता 1 करोड़ 25 लाख टन तेल हम लोग आयात करने लग गए। बिल्कुल 70,000 करोड़ का सालाना तेल आयात कर लेते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या अपनी हो सकती है कि हम, मतलब मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि न हम कोई सिंचाई की बात करेंगे, न हम कभी खाद की व्यवस्था की बात करेंगे, न हम कभी अच्छे सीड की बात करेंगे, और न हम कभी उस किसान को कुछ सिखाने की बात करेंगे। और बात सीधी सीधी ये करेंगे, ये कम क्यों हो गया, अच्छा कौन ला रहा है, कौन सी पार्टियां ला रही हैं, इनका ध्यान रखो। और ये ध्यान रखते रखते अब पहुंच गए सीधे अफ्रीका में ही। अब हो सकता है वहाँ भी कोई गुजराती भाई बैठा हो और इनको वहाँ ज्ञान दे रहा हो कि भैया यहाँ के किसान बहुत बढ़िया हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि कुल मिलाकर के ये व्यवस्था यहाँ भी की जा सकती है जी, या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ये व्यवस्था की जा सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप किसान को प्रेरित कीजिए जिसमें किसान तैयार है, मतलब अब अभी आज की स्थिति है कि किसान तैयार है आपका ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये तो खाली अभी बात भाई कर रहे थे तन्मय जी कि 15% का इजाफा करने की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। देवेंद्र शर्मा जी कृषि एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी। आपके एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया था कि खाद्य आत्मनिर्भरता जो है उस पर सीधा फर्क पड़ेगा अगर अफ्रीका से दाल भारत आएगी। मैं और ये खास पैनल ये समझना चाहते हैं कि ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, जब आपकी कोशिश ये हो कि भाई देश के किसानों को इग्नोर किया जाए जी, और ये मान के हम चलें कि बाहर के विदेश के कहीं अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका के किसान जो हैं वो देश की खाद्य आपूर्ति कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हानिकारक देश के लिए कोई सुझाव नहीं होगा। होना ये चाहिए कि हमारे देश में प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए, नॉट प्रोडक्शन फॉर द मासेस। इसका मतलब ये हो कि लोग जो हैं देश में, जो किसान हैं हमारे देश में, वो पैदा करें देश के लिए और अपने लिए भी, ना कि बाहर से हम इंपोर्ट करें और लोगों को फीड करें। ये बहुत गलत एक सोच है जिसके प्रति मुझे लगा ये सब हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी खाद्य सुरक्षा विदेशों के हाथ में देंगे, किसान हो या कुछ भी हो, तो आप ये देख के चलिए कि आपकी जो नेशनल सोवरेनिटी कहते हैं हम, प्रभुत्ता जो होती है देश की, वो खत्म हो जाती है जी। और जब भी आप कभी डिपेंडेंट हो जाते हैं फूड के ऊपर बाहर से, तो बेसिकली आज सबसे बड़ा जो वेपन है किसी भी देश के पास वो फूड है। और अगर आप अपने आत्मनिर्भर नहीं है तो आपके पास चाहे जितने मर्जी बॉम्ब्स हो, आप खत्म है। आप देखिए अमेरिका हो या यूरोप हो, उनकी अगर आज रणनीति, राजनीति या उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो बेसिकली वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट जी। तो फूड सिक्योर अपने देश में होना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर देश के जो किसान है 60 करोड़, उनका क्या होगा? बिल्कुल, ये क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया था कि चाहे बलराम जाखड़ हो चाहे शरद पवार हो, उस दौर में भी देश के नौकरशाहों ने ये कोशिश की थी कि ये पूरी तरह से लागू हो जाए फॉर्मूला, लेकिन तब नहीं हो पाया और अब हो गया। इस बीच में 60 करोड़ किसानों की फौज हमारे पास है। तंजानिया के 50-60 लाख किसान क्या कर पाएंगे? ऐसा नरेंद्र मोदी जी को उनमें क्यों स्कोप नजर आया?
देखिए, मेरा ये मानना है कि शायद प्रधानमंत्री जी को ठीक तरीके से बताया नहीं गया है, और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो इतनी आज स्ट्रांग है कि वो ही डिसाइड करती है क्या करना है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, और ऐसे लोग जिनको शायद मालूम ही नहीं है कि देश का हाल क्या है। अब मुझे बताइए, जैसे आपके एक पैनलिस्ट बोल भी रहे थे, जो मैंने लिखा भी है, कि अगर आप वहां पर तंजानिया के किसान, मोजाम्बिक के किसान को बोलते हैं कि जो आप खरीदेंगे, वो जो आप पैदा करेंगे वो हम खरीदेंगे, यही तो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है। अगर आप देश में बोल दीजिए कि जो आप पैदा करेंगे हम खरीदेंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो अपने लिए ही दालें नहीं, देश दुनिया में 50 मुल्कों में दालों की जरूरत होती है, सबके लिए पैदा कर देंगे जी। लेकिन आप अपने देशों में किसानों को देते नहीं वो रियायत जो देनी चाहिए, और बाहर के किसानों को देने को तैयार है। क्या 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 अच्छा नजर आ रहा है कि आप इस मॉडल में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक और सवाल, शून्य आयात शुल्क की जो नीति है उस पर फिलहाल दलहन को लेकर हम लोग टिके हुए हैं। ऐसे हालात में लगता है कि कहीं भविष्य में दाल उत्पादन का जो हमारा करीब 2.5 करोड़ टन का जो सालाना लक्ष्य है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए, ये इसलिए है, आप सुनने की जो आपने बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने ऑयल सीड्स में जो तिलहन और दाल, एडिबल ऑयल की हम बात करते हैं, खाद्यान्न तेल की बात करते हैं, वहां पर हमारे पास 300% ड्यूटी का प्रावधान था जी। हमने क्या किया, वो ड्यूटीज कम करनी शुरू कर दी और तकरीबन 0 पे आ गए। हमारे देश में पूरा फ्लड आ गया एडिबल ऑयल का बाहर से। आज 74% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये 70,000 करोड़ रुपए जो हम बाहर के किसानों को दे रहे हैं, ये हमारे किसानों को जाना चाहिए था। ऑयल पल्सेस में, दालों में भी यही हो रहा है कि हमने 0 पर टिकाया हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इंपोर्ट में विश्वास करती है, जिस और इंपोर्ट आप जानते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा एक किकबैक भी मिलता है। तो इसलिए वो लॉबी का इंटरेस्ट है कि 0% रहे। क्यों नहीं हम अपनी ड्यूटी 50% पे ले आते हैं और देश के किसानों को एक प्रोत्साहन दें अपने देश में पैदा करने के लिए। हमारे देश के किसान सक्षम हैं, लेकिन हमें विश्वास उन पे नहीं है। हमारी कोई इंपोर्ट लॉबी जो है वो स्ट्रांग जो है आजकल के जमाने में, मार्केट इकोनॉमी के टाइम पर, जिसको हम वैल्यू चेन की बात भी करते हैं, एक एक्चुअली ग्लोबल एक पल्सेस की फेडरेशन है जो ये सारी चीजें जो है, इसमें तकरीबन 600 प्राइवेट कंपनियां सम्मिलित हैं। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जो ऑपरेट करती है, जो ये डिसीजन मेकिंग पे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ये दौर कब से शुरू हुआ? जो ग्लोबल लॉबी की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल लॉबी है, ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने 1 साल 2 साल से अपना नाम बदला है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है। उसी के कहने पे ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस मनाया जा रहा है। ये जो है ना, 2016 को यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पल्सेस मनाया जा रहा है, वो इसीलिए उनके कहने पे, उनकी लॉबी के करके मनाया जा रहा है। हालांकि मैं नहीं समझता था कि भारत की तो कभी डिमांड रही नहीं कि हम इंटरनेशनल पल्सेस बनाएं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम चर्चा के लिए, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कई सवाल हैं और सरकारों पर ये सवाल टिक कर खड़े हैं कि किसान हित में बात होगी या फिर बात होगी बिजनेस के हित में। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापसी करेंगे, कांग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी दौर में ये मुमकिन नहीं है कि बात किसान की हो तो फिर किसान के हित को दरकिनार किया जाए। ब्रेक के उस पार। वर्तमान हालात को देखते हुए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से ये निर्णय करना चाहिए था, और आज क्या कई साल पहले ये कर देना चाहिए था, ताकि किसानों की स्थिति खराब नहीं हो पाती। बिल्कुल तुरंत करनी चाहिए। जब आज सरकार 7वां वेतन आयोग चालू कर रही है, लागू कर रही है, तो आज स्थिति ये है कि उनकी तनख्वाहें इस हिसाब से बढ़ गई है। तो आज कम से कम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, सरकार को तुरंत ये लागू करना चाहिए कि उनको सब्सिडी वगैरह दे। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचट। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई